हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले टाइमिंग बता देता हूं। 3:50 आप देख रहे हो टाइम हो रहा है। जस्ट मार्केट अभी ओवर हुआ है और दिस इज़ बैंगलोर। अगर आप देखोगे मौसम कितना अच्छा प्यारा हुआ है, बारिश कंटिन्यूसली हो रहा है। अभी समर का टाइम है, आपको पता चल रहा होगा, लेकिन बारिश अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 7-10 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है। तो मुझे ध्यान में आया कि नहीं, एक वीडियो आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल प्लानिंग वाला वीडियो। तो मेरे माइंड में जो भी माइंड सेटअप है, मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस रहता है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरीके से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, मैंने कैसे अचीव किया है, ये सारे पॉइंट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। देखिए बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना तो आपको कुछ सारा पॉइंट समझ में आएगा, क्योंकि मैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस ही आपको बताने वाला हूँ, जिस तरीके से आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सकता है। फर्स्ट थिंग, जब भी आप लोग को सैलरी मिलता है एंड ऑल, उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा लाइफ को हम लोग अपग्रेड करेंगे या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करेंगे। तो ये चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि नहीं, हम लोग के सैलरी के एक्सपेंसेस क्या रेशियो होना चाहिए, स्पेंड क्या करना चाहिए, घर के लिए कितना खर्चा करना चाहिए, या फिर आप अगर कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो या फिर कार खरीद रहे हो तो उसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए। ये सारे पॉइंट हम लोग भूल जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब टाइम जाता रहता है, 1 साल 2 साल हमको पता नहीं चलता, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर ये फिर हम लोग को इफेक्ट करता है। लेट्स इमेजिन कि नहीं 3-4 साल के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं EMI हो गया, ये फिर पाइल अप हो जाते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और आपके माइंड में जो फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहिए था, आपको जो फ्रीडम ऑफ मनी टाइम ये सब चाहिए था, ये फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, जब भी आप इनकम कर रहे हो, ये मेक श्योर कीजिए कि नहीं, एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप इनकम करते हो आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो या आपके ऊपर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं एक हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस, जो कि हो जाता है टर्म इंश्योरेंस। एग्जैक्टली कौन सा करना है आप लोग जाके गूगल कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, जबकि आपका मेडिकल इंश्योरेंस के कारण आपको टेंशन ना लगे इन फ्यूचर। एंड सेकंड थिंग, आपके ऊपर अगर बहुत सारी चीज़ें रिलायबल है, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंसी है, तो डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस लेना समझदारी होगा, क्योंकि आप अगर जाने के बाद अगर कुछ इशू आता है, कुछ अनसर्टन इवेंट आता है, तो डेफिनेटली आपके कारण आपके फैमिली वाले सफर ना करें, उन लोग को भी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ मेंटेन कर पाए। तो उसके लिए ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। जब से आपका इनकम स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट ये 2 चीज़ें आपको करना चाहिए। एक हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और एक आपका टर्म इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस। ये चीज़ों के ऊपर आपको प्लान करना चाहिए। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग जब भी अपब्रिंगिंग होते हैं, बड़े होते हैं, तो रेसिंग हो गया, बाइक हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। तो हमारे माइंड में ये एम रहता है, जब भी हम लोग कुछ पैसा कमाए तो बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, फोन्स हो गया, गैजेट्स के ऊपर हम लोग स्पेंड करें। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग पैसा कमाते हैं, जैसे मैंने बोला, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे टॉपिक चलते रहते हैं कि बाइक खरीदना है, घर खरीदना है, या फिर कार खरीदना है, या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदना है, या फिर ब्रांडेड आइटम खरीदना है। ये सारे टॉपिक हम लोग के माइंड में चलते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, हम लोग हमेशा मिसकैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, आने वाले टाइम में ये बैकफायर करता है और हम लोगों को जो माइंड में सेटअप होता है, फिर हम लोग फोर्सफुली चीज़ों को करते रहते हैं। हम लोग को जॉब से जो सैलरी आता है वो भी हमको पसंद नहीं आता, क्योंकि हम लोग वेल प्लान या फिर वेल मैनेज नहीं किए हैं। हमारा जहाँ से इनकम सोर्स है उसको वेल प्लान नहीं हुआ है। तो इसके कारण आप लोगों को क्या करना चाहिए, फर्स्ट थिंग आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा व्हिच इज एप्रिसिएटिंग एसेट एंड व्हिच इज डिप्रिसिएटिंग एसेट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको डिप्रिसिएटिंग एसेट कभी खरीदना नहीं चाहिए, ओनली एप्रिसिएटिंग एसेट्स खरीदो, सो दैट कि आप लोग वेल्थ क्रिएट कर पाओ। इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि हम लोग कुछ ड्रीम देखते हैं तो उसको पूरा भी करना रहता है, तो हम लोग माइंड में चलता है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिए कुछ पॉइंट, कुछ रेशियो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फर्स्ट थिंग, एप्रिसिएटिंग एसेट जो है उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। फर्स्ट थिंग, हम लोग डिप्रिसिएटिंग एसेट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। जब भी मैं डिप्रिसिएटिंग एसेट के ऊपर बात करता हूँ, दैट मीन्स विथ टाइम इसका वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला है। तो इसके कारण आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी डिप्रिसिएटिंग एसेट आप लोग अगर खरीद रहे हो, इस तरीके से मैं प्लान
प्लान करता हूँ, वो कार हो गया, बाइक हो गया, फ़ोन हो गया, इवन मतलब मटेरियल नीड्स हो गया, एनीथिंग जो भी आप प्लान कर रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम इनिशियल टाइम में अगर हो मिनिमम 2 टाइम उसका पैसा आपके पास ऑलरेडी अकाउंट में होना चाहिए, या फिर 3 टाइम। आप मुझे पूछोगे लेट्स के नहीं सर मुझे 5 लाख का एक बाइक खरीदना है, तो क्या मेरे पास 10 लाख या 15 लाख होना चाहिए तभी मैं बाइक खरीदूँ? आंसर इज येस। तभी जाके आप एक्चुअल फ्रीडम ऑफ लाइफ मतलब ईजी से मैनर में जा सकते हो, क्योंकि आप जब भी एक डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीदते तो आपको पता नहीं है अनसर्टनिटी कब आएगा, आपका जॉब कब जा सकता है, या फिर जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग सकता है। तो ये सारे आपको लाइफ जो आपको लाइफ ड्रीम लाइफ आपको जीना है ये इफेक्ट कर सकता है। तो विच इज़ गुड कि नहीं, आप जो डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीद रहे हो उसको एटलीस्ट 2 टाइम्स आपके पास जब तक पैसा नहीं आता तब तक उसको होल्ड करके रखो, क्योंकि 1 या 2 साल अगर आप अपने ड्रीम को थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे, आपके पास एक सरप्लस कैश आ जाएगा, तब आपको कभी डर नहीं लगेगा वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। हो सकता है कि नहीं आप एक सही डिसीजन ले पाओ और आने वाले टाइम में आपको इफेक्ट नहीं होगा। लेट्स से इमेजिन 10 लाख का आप बाइक खरीद रहे हो, तो आने वाले टाइम में उसका मेंटेनेंस हो गया, सर्विस कॉस्ट हो गया, ईएमआई हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, खर्चे होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी सरप्लस कैश है तो उसको जाके अगर आप स्टिल ईएमआई में खरीद रहे हो, अगर 10 लाख आपको एक बाइक खरीदना है, आप 20-30 लाख पहले अकाउंट में जमा कर रहे हो फिर खरीद रहे हो सकता है कि वो 30 लाख से एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करके उससे ही आप ईएमआई पे कर सकते हो, जिससे आपको कभी भी एक लायबिलिटीज की तरह नहीं लगेगा। इस तरीके से मैं प्लान करता हूं, और किस तरीके से आपको रिटर्न मिल सकता है आपके सरप्लस कैश में, ये आने वाले टाइम में या फिर इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एप्रिसिएटिंग एसेट के लिए। क्या एप्रिसिएटिंग एसेट आप लोग जाके इमीडिएटली खरीद सकते हो? क्योंकि डिप्रिसिएटिंग के लिए मैंने आपको बोला मिनिमम 2 टाइम आपके पास कैश होना चाहिए। एप्रिसिएटिंग एसेट्स के लिए मैं आपको एक थ्योरी बताने वाला हूँ। फर्स्ट थिंग, आपकी सैलरी का 20 to 25% उससे ज़्यादा नहीं ईएमआई के लिए आप प्लान कर सकते हो। आपने एक डाउन पेमेंट दिया, आपने एक घर खरीदने के लिए प्लान किया, आपके 20 to 25% आपका सैलरी का अमाउंट आप ईएमआई दे सकते हो। उससे अगर आप ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिए, 15-10% भी होना चाहिए, लेकिन इनिशियल टाइम में आप उतना रख सकते हो। अगर उससे आप ज़्यादा देना स्टार्ट किए तो डेफिनेटली आपका एक बड़ा चंक आपका सैलरी का ईएमआई में चला जाएगा और आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने लाइफ के ऊपर। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए, क्योंकि एप्रिसिएटिंग एसेट हो सकता है आपको 10 साल या 15 साल के लिए ईएमआई पे करना हो, तो ये मेक श्योर कीजिए कि नहीं आपका 10, 15 या 20% उतना, उससे ज़्यादा नहीं। आप अगर 1 लाख का आपका सैलरी है तो 20 से 25 हज़ार आपका ईएमआई में जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप देना स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इशू आएगा, क्योंकि दूसरे बहुत सारी चीज़ें रहती है, ओनली आपको ईएमआई पे नहीं करना, आपका लाइफ के अंदर डेली नीड्स रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें रहेगा। तो इसके लिए मेक श्योर कीजिए कि नहीं 20 to 25% आप एलोकेट कर सकते हो एप्रिसिएटिंग एसेट खरीदने के लिए। वीडियो के एंड पे आपको एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। अभी आपने एक चीज़ें समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे, लाइफ के उधर आप लायबिलिटीज़ है, आपको इंश्योरेंस बना के रखना है, एंड सेकेंड थिंग आपको एप्रिसिएटिंग डिप्रिसिएटिंग एसेट सही तरीके से परचेस करना है। ये 2 चीज़ें अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में ईज ऑफ लाइफ हो जाएगा, बहुत ईजी आपको हो जाएगा। अभी जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट, हमेशा एक ध्यान में रखो, हर एक चीज़ें आपकी सैलरी या फिर आपके इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से लाइफ आने वाले टाइम में जियोगे। तो जब भी इनिशियल टाइम में आप जॉब मिलता है, राइट, डोंट बी कंफर्टेबल विद दैट जॉब, हमेशा थोड़ा सा अपग्रेड करने का कोशिश करो। इनकम सोर्स अपग्रेड कर सकते हो या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये पॉइंट के ऊपर हमेशा फोकस करना, क्योंकि हमेशा आप जॉब के लिए इतना माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, आपका बॉडी भी परमिशन नहीं करेगा। तो इनिशियल टाइम में जितना एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, जिस तरीके से आप एक सर्टन लेवल तक आप कंफर्टेबल मत होना कि नहीं हाँ मुझे 1 लाख मिल रहा है, देन वेल एंड गुड। 1 लाख मिल रहा है तो 2 लाख क्यों नहीं या 3 लाख क्यों नहीं, जो भी आपका मतलब पे स्केल स्टैंडर्ड के हिसाब से, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं आपका उतना एलिजिबिलिटी है, तो उसके ऊपर अगर फोकस करोगे तो बाकी सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग घर खरीदते हैं हमको लगता है कि नहीं इट्स एसेट्स फॉर अस, लेकिन मेरे लिए जस्ट इमेजिन अगर मैं ये घर खरीदा हूँ, लेट्स इमेजिन 1 करोड़ में खरीदा हो, जब तक ये मुझको कुछ रिटर्न नहीं देता तो फिर ये एब्सोल्यूट रिटर्न हो जाएगा कि नहीं ये घर का कॉस्ट 10 साल के बाद 2 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। लेकिन उससे अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली ये मेरे कुछ काम का नहीं है। तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं, मैं हमेशा क्या प्लान करता हूँ, जस्ट इमेजिन कि ना आपके घर वाले ऑलरेडी उनके पास वेल एस्टैब्लिशमेंट है, या फिर एक घर है उनके पास जिसका कॉस्टिंग अराउंड 50 लाख या 1 करोड़ हो सकता है। आपके पास ऑलरेडी एक घर है, फिर आप सोच रहे हो कि ना अपग्रेड करने के लिए एंड ऑल, आपके पास है तो आप बेचना चाह रहे हो या रेंट पे लगाना चाह रहे हो, आपके पास एक एसेट्स ऑलरेडी है। तो आप अगर सेम घर पे भी रह रहे हो और उसका लोन क्लियर हो चुका है, आप फुल पेमेंट कर चुके हो, बहुत टाइम जा चुका है, ओनली आपके पास घर है, पेपर्स है, एवरीथिंग, तो मैं जनरली क्या प्लान करता हूँ, मैंने भी उस तरीके से प्लान किया था। तो आपको क्या प्लान करना चाहिए, जस्ट इमेजिन अगर 1 करोड़ का मेरे पास एक फ्लैट ऑलरेडी है या घर वालों ने ऑलरेडी खरीद के रखा है 1 करोड़ का, उसका
जा चुका है और हम लोग रह रहे हैं, EMI फ्री है, आप फ्रीडम ऑफ लाइफ जी रहे हो, नो डाउट। लेकिन आप क्या प्लान कर सकते हो, उससे 10 to 15% स्टिल जाके रीफाइनेंस कर सकते हो हाउस को। अगर 1 करोड़ का घर है तो आप 10 से 15 लाख ले सकते हो उसके ऊपर, और वो अमाउंट को लेके आप फिक्स्ड इनकम के ऊपर रख सकते हो। जिस तरीके से एक डेप्ट के ऊपर हो गया, या फिर ETF के ऊपर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर फिक्स्ड इनकम हो गया, एनीथिंग फिक्स्ड। FD में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन आप लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो सेफ साइड इनकम है 10 से 12% हो गया, या फिर 5 से 6%, 6-7% आपको डेप्ट में मिल जाएगा, लिक्विड फंड्स में मिल जाएंगे। ये सारे चीज़ों के ऊपर आप लोग फिक्स उसको छोड़ सकते हो, जिससे आपका EMI भी बहुत कम आने वाला है। एंड अगर आप EMI उसको पे कर देते हो 2-3-4 साल के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा EMI नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अगर 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का लोन लेके EMI भरना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन उससे 10 या 15% का अगर आप लोग रीफाइनेंस करके लेते हो तो 5-6 साल के बाद हो सकता है कि वो रीफाइनेंस अमाउंट आपने पे कर दिया, एंड उसके बाद 10 to 15 लाख आपके पास एक सरप्लस कैपिटल आ गया, और उसको आप एक फिक्स्ड इनकम के ऊपर रखे हो, जो कि नहीं 5 या 6% या 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी ऐसा है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी उसके ऊपर रह रहे हो, और ऑलरेडी आपका फाइनेंस हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो उससे कुछ परसेंटेज आप ले सकते हो, सो दैट कि नहीं वो भी आपको एक इनकम जनरेट करके दे, फिर आप लोग मान सकते हो कि नहीं वो आपका एसेट्स है। इस तरीके से अगर आप 2-3 रोटेशन में करते हो तो नो डाउट आपका जो आने वाले टाइम में 10-15 साल के बाद आपके पास एक अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट बच गया होगा। आपने एप्रिसिएटिंग डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीदने से पहले एक प्लान कर लिया था, उसके कारण अभी आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, हमेशा स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट आने वाला है, क्योंकि सपने बहुत ज़्यादा रहते हैं और सैलरी कम रहता है इनिशियल स्टेज में। अगर अब बस आप पेशेंसली वेट करें, 1-2 साल वेट करके अगर आप चीज़ों को प्लान करोगे, राइट, वेल एंड गुड, आपको ईजी हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से सभी चीज़ें आपको खरीदना है, EMI मिल रहा है आपको, EMI कार्ड्स हो गया, या फिर लेट पेमेंट कार्ड्स मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अगर आप उसको यूज़ करना डे 1 से स्टार्ट करोगे, वेल प्लान से स्टार्ट नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ टाइम, या फिर जो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का ड्रीम है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमेशा 1 या 2 साल टाइम दो। जॉब के अंदर पहले आप अच्छे से ग्रो कर जाओ, आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, या आपके जॉब पे एक अच्छा पे स्केल जगह पे पहुंच जाओ, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे अलाइन हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बंद करो ये, नहीं बंद कर दो और एक बार स्टार्ट कर दो, पहला क्लिप डिलीट कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषित। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, और एक बार कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। कमाल का शौक दिया है, कमाल। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।